हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से हम आए हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेके, जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भूगोल को प्रमुख रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। और मानव भूगोल को ही आगे कई उपशाखाओं में बांटा गया है, जिसमें से एक है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल का आज हम इसका हम नेचर देखेंगे और इसके स्कोप देखेंगे, यानी कि इसकी प्रकृति और इसके विषय क्षेत्र को हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक उपशाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं व उनके वितरण और प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि जो मानव है उसका प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार है, वो अपनी आर्थिक क्रियाओं को किस प्रकार से करता है, आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या करता है, उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत समझा जाता है। आर्थिक भूगोल का दोस्तों आरंभ है वो 19वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसके उद्देश्य व विषय क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हो चुका था। ठीक है, जो कि आज के समय भी देखें तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इंग्लिश में आर्थिक भूगोल को जियो इकोनॉमिक्स और इकोनो ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है जियो इकोनॉमिक्स। ये इस आर्थिक भूगोल के हम पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आर्थिक भूगोल में मानव व मानव से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाओं आदि को देखा जाता है व विस्तारपूर्ण समझा जाता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो कुछ विद्वानों ने इसकी उत्तम परिभाषा दी है, जिसमें से जॉर्ज चिसोलम जो हैं वो आर्थिक भूगोल के जनक कहे जाते हैं, और उनके द्वारा एक परिभाषा दी गई है। तो चिसोलम महोदय के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सभी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके स्थानांतरण तथा विनिमय पर प्रभाव डालती है। ठीक है, एक और विद्वान रहे हैं रडमस ब्राउन। उनके अनुसार आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और परिभाषा देखते हैं जो एस डी मौर्य महोदय के द्वारा दी गई है। दुनिया के आर्थिक तथ्यों का जो देशिक ज्ञान करवाती है, यानी कि जो दुनिया के अंदर आर्थिक तथ्य यानी कि आर्थिक गतिविधियां जो हो रही है उनका जो ज्ञान करवाती है, मानव भूगोल की उस शाखा को आर्थिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है, अब हम दोस्तों देखते हैं आर्थिक भूगोल कैसा है, नेचर कैसा है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है। आर्थिक भूगोल का संबंध मानव की आर्थिक क्रियाओं व आर्थिक व्यवहारों के प्रतिरूप से है, इसलिए इस विषय को एक सीमा में समेट पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये जैसे कि हमारा जनसंख्या भूगोल है वह एक समय सीमा के अंदर यानी कि आंकड़ों आदि के अंदर समेटा जा सकता है, परंतु जो ये आर्थिक भूगोल है इसको किसी भी सीमा के अंदर समेट पाना नामुमकिन है। एक गत्यात्मक विज्ञान होने के कारण आर्थिक भूगोल की प्रकृति में देश काल के अनुसार कई परिवर्तन हुए हैं। आर्थिक भूगोल की प्रकृति का अध्ययन करते समय बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं, जिसमें कुछ समस्याएं प्रमुख है, जैसे आर्थिक भूगोल विज्ञान का विषय है या फिर कला का विषय है। दोस्तों, आर्थिक भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंदर विज्ञान और कला दोनों का मिश्रण होता है। यह आर्थिक भूगोल पूर्ण रूप से विज्ञान का विषय भी नहीं होता, और पूर्ण रूप से यह कला का विषय भी नहीं होता है। आर्थिक भूगोल की प्रकृति ऐसी है कि वह मानव के हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती है, जिसमें आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती है, आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती है, क्यों की जाती है, कब की जाती है, कैसे की जाती आदि, ये सब प्रश्न इसके अंदर जोड़े जा सकते हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों, आर्थिक भूगोल में मानव की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को भी समझा जाता है और इन विभिन्नताओं का मुख्य कारण वातावरण ही है। यानी कि जो मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करता है, वो आर्थिक क्रियाएं ज़्यादातर मनुष्य वातावरण के साथ संबंध बनाकर ही करता है। ठीक है, यानी कि बिना वातावरण के मनुष्य लगभग अपनी आर्थिक क्रियाएं नहीं कर पाता। और जो वातावरण है वो इस मानव की आर्थिक क्रियाओं में एक मुख्य जो रोल अदा करता है। ठीक है, मानवीय आर्थिक क्रियाओं में प्रारंभिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाओं को शामिल किया जाता है और इन क्रियाओं से हर पल एक नया बदलाव आता है जो इस आर्थिक भूगोल को गत्यात्मक स्वरूप प्रदान करता है। यानी कि जैसे जैसे जो मनुष्य है वो अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है, तो वैसे वैसे एक आर्थिक क्रिया करने के बाद प्रकृति के अंदर बदलाव आता है और वो बदलाव ही आर्थिक भूगोल को एक गत्यात्मक स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आर्थिक भूगोल के अंदर आर्थिक तथ्यों आदि का विस्तार रूप से विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति आर्थिक भूगोल किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, बल्कि पूरे मानव समूह या जन कल्याण आर्थिक क्रियाओं का बोध करवाता है। यानी कि आर्थिक भूगोल जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात ना करके पूरे व्यक्तित्व समाज के बारे में बात करता है और पूरे व्यक्तित्व समाज को एक साथ लेके चलता है। आर्थिक भूगोल का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन करना नहीं है, बल्कि यह मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा स्थानीय प्रतिरूपों का अध्ययन सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से करता है। यानी कि जो आर्थिक भूगोल है उसका एकमात्र उद्देश्य कल्याण करना, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हम आर्थिक भूगोल को अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि इसको जगत कल्याण के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं। और इसका गत्यात्मक होने के कारण इसका जो जन कल्याण है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसके स्कोप, यानी कि इसके विषय क्षेत्र के बारे में। तो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न मनुष्य की पारस्परिक अंतर क्रियाओं के स्वरूप तथा उससे उत्पन्न विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के वितरण, प्रतिरूपों और उन्हें प्रभावित करने वाले प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं धन कमाने व जीवन जीने आदि से संबंधित होती है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और उपभोग को शामिल किया जाता है। दिए गए तथ्य के अनुसार, यानी कि ऊपर जो ये बात बताई गई है इसके अनुसार आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इस टेबल को। इसमें बताया गया आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। आर्थिक भूगोल है जैसे बांटा जाता है जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, आर्थिक विकास, आर्थिक क्रियाएं आदि। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र किस प्रकार है। प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक भूगोल में हम प्राकृतिक रूप से स्थिति के बारे में समझते हैं, जलवायु के बारे में भी समझते हैं। आर्थिक भूगोल यानी कि जो मनुष्य है वो किस तरह की जलवायु में अपनी आर्थिक क्रियाएं संभव कर पाता है और किस तरह की वनस्पति के साथ है जो मनुष्य है वो अपनी आर्थिक क्रियाओं को करता है। मिट्टी, खनिज, ऊर्जा, धरातल, जलाशय आदि को इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब देखते हैं जो मानवीय संसाधन है उसके अनुसार आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। तो जनसंख्या का वितरण, यानी कि जिस स्थान पे अधिक से अधिक जनसंख्या होगी वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं भी अधिक होंगी और जहाँ पर आर्थिक क्रियाएं अधिक होगी वहाँ पर इसका जो विषय क्षेत्र है वो व्यापक रूप से अधिक पाएगा। ठीक है, उसका घनत्व, आयु वर्ग, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, समाज, सांस्कृतिक, जनांकीय विशेषताएं इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास के अंदर क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना, ठीक है, संसाधन का सही प्रयोग करना, संसाधन का संरक्षण करना इत्यादि इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। और आर्थिक क्रियाओं के अंदर प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थ और पंचम क्रियाएं आदि को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये सब जो है दोस्तों इसके अनुसार हम देख सकते हैं कि जो आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है वो एक
छोटा स्वरूप ना होकर के बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर ये आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है वो फैला हुआ है। आर्थिक भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक माना जाता है। एल्सवर्थ के अनुसार आर्थिक भूगोल उन सभी प्रकार के पदार्थों, संसाधनों, क्रियाओं, संस्थाओं, प्रथाओं, क्षमताओं, योग्यताओं आदि का अध्ययन करता है जो जीविका प्राप्त करने के लिए किसी कार्य में योगदान देती है। ठीक है, इनके अनुसार ये बताया गया है कि जो आर्थिक भूगोल है उन सभी पदार्थों, संसाधनों आदि क्षमताओं का अध्ययन करवाता है जो जीविका प्रदान करने के लिए कार्य में योगदान देती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आर्थिक भूगोल के अंदर 3 अवस्थाओं को देखा जा सकता है। पहली है कृषिगत, दूसरी औद्योगिक और तीसरी है वाणिज्यिक। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आर्थिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य विश्व के संसाधनों का दोहन करना, उनका वितरण करना और प्रोसेसिंग करना तथा लोगों द्वारा उसका उपयोग का अध्ययन करना है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संसाधनों का दोहन तथा इस पर पर्यावरण द्वारा निश्चित की गई सीमाओं ही आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र आदि है। तो यानी ऊपर हमने जो भी बातें, जो भी पॉइंट हमने देखे हैं उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि संसाधनों के दोहन, इस पर पर्यावरण की निश्चित की गई सीमाएं आदि को हम इस आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र मान सकते हैं। आर्थिक भूगोल की कई अन्य उपशाखाएं भी हैं, यानी कि उसकी ब्रांचेज अलग अलग हैं, जिसके अंदर दोस्तों जिसके अंदर हम कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, संसाधन भूगोल और परिवहन भूगोल और विनिर्माण उद्योग भूगोल को शामिल करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो आर्थिक भूगोल है उसकी प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में देखा। अगली वीडियो के अंदर हम इनके उपागम, इसकी अप्रोच के बारे में देखेंगे। ठीक है, इनकी ब्रांचेज कौन कौन सी है, उसके अंदर क्या क्या आता है, उन सभी चीज़ों को हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ मैं, इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो है अच्छी लगती है और आप इनसे कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। It's caught in the crossfire.